ठीक है बेटा, तो कल हम ये एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को 5 एग्जांपल दिए थे। इनमें से आपने चेक करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। हमने फर्स्ट एग्जांपल कर लिया था, वो बेसिस नहीं बना रहा था क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास में 0 वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हमने B2 को चेक किया था, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था और वेक्टर स्पेस को स्पान भी कर रहा था। तो B2 हमारा बेसिस है वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, सिमिलरली B3 भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आया था और स्पान भी कर रहा था वेक्टर स्पेस को, तो B3 भी हमारा बेसिस है। तो अब आज हमें B4 एंड B5 को चेक करना है। आप लोगों वैसे किसी ने ट्राई किया B4 और B5 को चेक करने के लिए? किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किया तो आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, आप लोग पहले पूछ सकते हो, फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि 3 एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ में आ गए थे तो लास्ट के 2 एग्जाम्पल भी आसान से एग्जाम्पल। B4 में हमारे पास में 2 वेक्टर हैं एंड B5 में हमारे पास में 4 वेक्टर है। ठीक है, तो B4 को चेक करने पे, चलो आप लोग मुझे सिर्फ इतना आंसर दो, बेसिस चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना। ठीक है, तो B4 सेट आप लोगों का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? B4 को लीनियरली इंडिपेंडेंट, चलो आप लोगों ने क्या होगा बेटा? डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट कैसे आया आपका? कैसे आपने बोला कि लीनियरली डिपेंडेंट है? तीसरा कंपोनेंट 0 है, 0 वेक्टर कैरी कर रहा है। 0 वेक्टर, चलो अब पहले ये बताओ कि वेक्टर स्पेस V का, जब अभी के केस में वेक्टर स्पेस V क्या है? V है हमारे पास में R3। ठीक है, वेक्टर स्पेस अभी के जो एग्जांपल हमारा चल रहा था, वेक्टर स्पेस है R3 डिफाइंड ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। तो R3 इस वेक्टर स्पेस का 0 वेक्टर क्या होता है? इस स्पेस के लिए आप लोग मुझे पहले 0 वेक्टर बताओ, क्या होगा इस केस में 0 वेक्टर? आप लोग मुझे अब पहले तो तीनों के ही आंसर दो। अगर आपका वेक्टर स्पेस R हो, R स्क्वायर हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल, तीनों के केस में 0 बताओ। इस केस में 0 क्या होता है? सिंपल 0। एंड R स्क्वायर के केस में 0 वेक्टर हो जाता है, उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, 0 0 एलिमेंट तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। एंड R³ के केस में 0 वेक्टर होगा, उसके 3 के 3 जो टपल हैं वो हमारे 0 होंगे। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से R4 का पूछती, R4 का भी 0 वेक्टर हो जाता, 0 0 0 एंड 0, उसके पास में 4 टपल्स होंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि R³ का 0 वेक्टर, अब तो मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, R³ का 0 वेक्टर होता है ये 0 0 0। तो यहाँ पे B4 के पास में फर्स्ट एलिमेंट है, इसका B4 का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 0 0। तो उसका कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है, तो ये 0 वेक्टर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसका जो दूसरा वेक्टर है वो है 0 1 0, बीच वाला नॉन जीरो है, भले ही फर्स्ट एंड थर्ड उसके 0 है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर नहीं है। 0 वेक्टर इसके पास में तब होता जब 0 0 0 उसके पास में होता। ठीक है, तो अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 0 वेक्टर नहीं है उसके पास में। 0 होने से आप 0 वेक्टर नहीं बोलोगे, 0 उसके पास में भले ही है बट दिस इज नॉट 0 वेक्टर। ठीक है, दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ B4। तो अब बताओ कि B4 आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कैसे चेक किया जाता है? मेथड क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने? हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा आ जाएगा A इंटू 1 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल किया जाता है? 0 वेक्टर के, 0 वेक्टर के। ठीक है बेटा, 0 वेक्टर के इक्वल करेंगे, फिर यहाँ से हम A एंड B की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व कर ले रही हूँ, ये हमारे पास में आएगा A प्लस 0 0 प्लस B 0 प्लस 0, A B 0 इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब दो टपल्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। इट मींस A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0। थर्ड कंपोनेंट्स ऑलरेडी आपस में इक्वल है, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका A भी 0 आ रहा है एंड B 0 आ रहा है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, अगर ऑल स्केलर वैल्यू 0 आती है तो हमारा सेट क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और अगर एटलीस्ट एक वैल्यू भी नॉन जीरो आती है तो सेट क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर डेफिनेशन में कंफ्यूज हो गए तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी।
तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन, लीनियर स्पान क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की, आसान सी चीजें हैं, बस जरूरत होती है कि आप लोग इनको क्लास के बाद एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने सिंपल से टॉपिक पढ़े हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ा है, सब स्पेस पढ़ा है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है, लीनियर स्पान पढ़ा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पढ़े हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट पढ़े हैं, एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ा है। बस इसके अलावा अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब धीरे धीरे तो सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा, आप लोग रिविजन करोगे तो आगे की चीजें आपको आसान लगेंगी, अगर नहीं करोगे तो फिर लगेगा कि रोज नई नई चीजें आ रही है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो B4 सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, बिकॉज दो स्केलर वैल्यूज क्या आई है, 0 आई है। आप लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन को चेक कर सकते हो। मैं आप लोग को अगर मिलती है तो मैं डेफिनेशन आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर हमारे पास में जो ये सेट है इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इक्वेटिंग टू 0 करते हैं। ये मैंने आप लोगों को लिखाया भी था कि दिस 0 इज 0 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि 0 तो फील्ड का भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये 0 क्योंकि वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो 0 वेक्टर, अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है ना बेटा, आप लोग ये कर दिया करो कि इस 0 को 0 वेक्टर, जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस में 11th 12th में डिनोट करते थे वेक्टर को, आप लोग इसको ऐसे डिनोट कर लो अगर आप लोगों को डाउट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेटिंग टू 0 वेक्टर के हम करते हैं। अगर ऑल स्केलर्स की वैल्यूज देखो, यहाँ पे हमने लिखा है इफ फॉर ऑल ai इक्वल टू 0, अगर जितने स्केलर हैं सारे के सारे स्केलर अगर 0 आ जाते हैं तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और देखो डिपेंडेंट में क्या है, फॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो ai, अगर एक कम से कम एक स्केलर भी अगर नॉन जीरो आता है तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है, ठीक है। तो जिस एग्जांपल को हम कर रहे थे उस एग्जांपल पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो B4 सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आपने सेकंड चेक करना है बेसिस होने के लिए कि क्या ये वेक्टर स्पेस को स्पान करता है या नहीं करता है, क्योंकि बेसिस होने के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंट होने से काम नहीं चलेगा ना, उसने वेक्टर स्पेस को स्पान भी करना पड़ेगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आप लोगों से कहा था स्पान कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेम मेथड फॉलो करने से फायदा आप लोगों को ये मिलता है कि आप लोगों को नई नई मेथड नहीं सीखनी पड़ती। आप लोग अगर एक क्वेश्चन के लिए लिखना सीख जाओगे कि लीनियर स्पान हम कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों ने सबने सेम मेथड को अडॉप्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने कल आप लोगों को पूरा लिख के एक्सप्लेन किया था कि लीनियर स्पान हम कैसे चेक करेंगे। तो अब आप लोग चलो B4 के लिए भी अभी मैं बता रही हूँ, B5 आप लोग मुझे बताओ। अब सेकंड हमें चेक करना है लीनियर स्पान, ठीक है। तो लीनियर स्पान के लिए सबसे फर्स्ट सब में कॉमन स्टेप है, आप लोग लिखोगे लेट ABC इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ RQ, लेट ABC इज any arbitrary element of RQ, arbitrary element of RQ, arbitrary element of RQ। अब लीनियर स्पान का मीनिंग ये होता है कि जो ये B4 सेट है क्या ये पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए जो ये एलिमेंट ABC हमने सपोज किया है, हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे B4 के वेक्टर्स, ठीक है। तो स्केलर वैल्यूज कुछ x एंड y सपोज कर लेते हैं, x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 0 1 0। आप लोग लिखोगे भी इसमें वेर x एंड y आर स्केलर्स, ठीक है। आप लोग इसमें लिखोगे वेर x एंड y आर स्केलर, वेर x एंड y आर स्केलर। अगर ये स्केलर है तो ये रियल नंबर होंगे या क्या, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं आर स्केलर्स, बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं x एंड y, या रियल होने जरूरी है। फर्स्ट दिन की डेफिनेशन को याद करो इसके लिए, क्या x एंड y कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। x एंड y फील्ड के एलिमेंट होते हैं और फील्ड हमारे पास में क्या है, ये r आपका फील्ड होता है और जो ये r³ होता है ये वेक्टर होता है, ठीक है। r³ के एलिमेंट्स को हम वेक्टर बोलते हैं एंड r के एलिमेंट को जिसके ओवर, जिस फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस डिफाइन किया जाता है उसके एलिमेंट को स्केलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो x एंड y कैन नेवर बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बिकॉज अवर फील्ड इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में तो ABC है, राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करके हमारे पास में आएगा x y 0, ठीक है।
तो अब इनको आपस में वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ रही है x एंड b की वैल्यू आ रही है y एंड c की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब देखो बेटा कंक्लूजन आपने कैसे करना होता है ना, इससे पहले कि अगर आप लोगों को कल के जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे आप लोगों ने खुद मुझे वैल्यूज बताई थी। एक केस में a की वैल्यू x आई थी, b की वैल्यू y आई थी एंड c की वैल्यू z आई थी। एंड सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू x प्लस y समथिंग एंड b की वैल्यू y प्लस z समथिंग, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज हमारे पास में आई थी। लेकिन अभी के क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, आपके पास में जो ये a है, ठीक है, जो ये a जो हमने एक आर्बिट्रेरी वेक्टर सपोज किया था उसका जो फर्स्ट टपल है इक्वल टू एक्स आ रहा है, इट मींस ए कैन बी एनी रियल नंबर बिकॉज एक्स इज ए रियल नंबर। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना। और दूसरा आपका जो आर्बिट्रेरी वेक्टर सपोज किया है उसका सेकंड टपल है बी एंड बी इक्वल टू हमारे पास में आया है वाई एंड वाई मे बी एनी रियल नंबर, ठीक है, बिकॉज वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए सी इक्वल टू आपका क्या आ गया है 0, यानी कि जो आपके पास में इन दो वेक्टर की हेल्प से जो वेक्टर जनरेट होने वाले हैं उसमें ऑलवेज जो थर्ड टपल है, थर्ड टपल ऑलवेज क्या आने वाला है 0। भले ही जो फर्स्ट एंड सेकंड टपल है ए एंड बी है, ए एंड बी कैन टेक एनी रियल नंबर बट सी विल ऑल्सो 0। ठीक है, सी ऑलवेज क्या होगा हमारा 0 होगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि जो हमारे पास में B4 सेट है, क्या आप B4 सेट की हेल्प से इस एलिमेंट को जनरेट कर पाओगे? 2 3 0 इसको जनरेट कर पाओगे क्या? और दूसरा बताओ क्या आप B2 की हेल्प से 2 3 5 इसको जनरेट कर पाओगे? इन दोनों में से किस वेक्टर को आप लोग B4 की हेल्प से जनरेट कर पाओगे? B4 की हेल्प से आप ऐसे एलिमेंट ऑफ V या R क्यूब आप जनरेट कर सकते हो जिसका थर्ड टपल ऑलवेज 0 होगा। वो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो कैलकुलेशन से हमारे पास में आया है। A इक्वल टू x, B इक्वल टू y एंड C will always be 0। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ, मैंने सब कुछ आपके सामने बोल दिया, बस आप लोगों ने आंसर देना है मुझे कि 2 3 0 वेक्टर एंड 2 3 5 इन दोनों वेक्टर में से कौन सा वेक्टर हमारा B2 की हेल्प से जनरेट हो पाएगा? बताओ बताओ, आप लोग आंसर दो। सिंपल सा क्वेश्चन तो आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो? 2 3 0 एंड 2 3 5 बेटा आंसर क्लास आप लोगों की, या आप लोग गलत बताओगे या सही बताओगे, लेकिन आप लोग आंसर देने की आदत बनाया करो, आंसर देने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ कि 2 3 0 को वो जनरेट कर पाएगा, ठीक है, B2 एंड 2 3 5 को ना, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका थर्ड टपल नॉन जीरो है। राइट, ठीक है, बिकॉज थर्ड टपल हमारा 5 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ B2 उन वेक्टर्स को जनरेट कर पाएगा जिसका थर्ड टपल भी 0 होगा। ठीक है, तो इट मींस अब आप लोग बताओ कि क्या हम B4 के लिए ऐसा लिख सकते हैं? B4 के लिए ये लिख सकते हैं हम, B4 इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ B4 इक्वल टू वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस हमारा है R3। लाइट चली गई तो वाईफाई तो चल रहा है अभी। बेटा वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं V इक्वल टू R3 या नहीं लिख सकते हैं? ये मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि यहाँ पे हम जो लीनियर स्पान ऑफ बेसिस B है, बेसिस नहीं बोल सकते, बेसिस तब बोलेंगे जब वो होगा। ठीक है, लीनियर स्पान ऑफ सेट B4 को हम क्या वेक्टर स्पेस V के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये चीज क्या ये सही लिखा हुआ है या ये गलत है? ये हम कब लिख पाते हैं? लीनियर स्पान का मीनिंग ये होता है कि अगर B4 की हेल्प से आप वेक्टर स्पेस V के अगर ईच एलिमेंट को जनरेट कर पाते हो तो हम लिखते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ B4 इक्वल टू V। लेकिन हमें साफ साफ पता है कि जो 2 3 5 है ये एलिमेंट तो B4 कभी जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। अगर हम 1 2 3 की बात करें, 1 2 3 को भी B4 कभी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इट मींस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन नेवर बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेट B4। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, थर्ड टपल की जगह पे आप 1 2 4 लिख लो, 1 2 5 लिख लो। अगर थर्ड टपल नॉन जीरो है तो B4 तो उसको कभी भी जनरेट नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे हम लीनियर स्पान ऑफ B4 को
वेक्टर स्पेस V के एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया लीनियर स्पान ऑफ B4 इज नॉट इक्वल टू V, ठीक है। तो इट मींस अगर हमारे पास में बेसिस की जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन को B4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बताओ फिर B4 को बेसिस कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं, ठीक है, B4 हमारा बेसिस नहीं होगा। तो अब ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन की लीनियर इंडिपेंडेंसी आप लोग चेक करके बताओ, स्पान में चेक करके बताओ। B5 में बताओ कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या डिपेंडेंट सेट। कैलकुलेशन करो आप लोग, इंडिपेंडेंट सेट है। बिना चेक करे मत बताओ, पहले कैलकुलेशन करो, फिर मैं पूछूंगी भी कि क्या आपने कैलकुलेशन करी, आपने इसकी डिटर्मिनेंट निकाली या आपने एक्लोन फॉर्म में चेंज करा। कल मैंने आप लोगों को दो मेथड बताई कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो डिटर्मिनेंट अगर निकाल सकते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आती है यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी मेथड मैंने आप लोगों को बताई थी एक्लोन फॉर्म में चेंज करके, अगर हमारे पास में एटलीस्ट एक रो कंप्लीटली जीरो है तो हमारे पास में वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो कैलकुलेशन करके बताओ। और अगर आपने लीनियरली डिपेंडेंट कहा, इंडिपेंडेंट कहा आपने, तो आंसर बताओ कि क्यों आपने इंडिपेंडेंट बोला उसको। एक मिनट में इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, अभी 11:51 हो रहा है, आप लोग मुझे एक मिनट में कैलकुलेशन करो और फिर बताओ। डिपेंडेंट है लीनियरली, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्यों आया? क्योंकि एक्लोन फॉर्म में इसकी एक भी रो नॉन जीरो नहीं हो रही है। एक्लोन फॉर्म में ये हो रहा होगा कि इसकी कम से कम एक रो ऐसी हो जा रही होगी जो कंप्लीटली जीरो हो रही होगी, ठीक है, कम से कम, क्योंकि एक रो तो नॉन जीरो इसके पास में रह रही होगी, लेकिन ये हो रहा होगा कि इसके पास में कम से कम एक रो ऐसी आ रही होगी जो कंप्लीटली जीरो बन रही होगी। जिसमें जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर देती हूँ इसको एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए, फिर आप लोग चेक करना कि आपने सही स्टेप्स फॉलो किए थे। हमारे पास में जो फर्स्ट वेक्टर है 1 2 3 है, मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो 1 2 3 है, सेकंड है 1 0 0, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हमने वेक्टर बहुत आसान रखे हुए हैं। सेकंड रो है 0 1 0 एंड लास्ट रो है 0 0 1, ठीक है। तो हम इसमें देखो थर्ड एंड फोर्थ रो में तो ये ऑलरेडी जीरो है, सेकंड पे हमने जीरो बनाना है, ठीक है। तो सेकंड में ऑपरेशन लगा लेते हैं R2 में, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो हमारे पास में आ जाएगा दिस इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा हाँ, आप लोग मुझे पहले यहाँ पे ये आंसर दो, अगर इस मैट्रिक्स को मैं इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखूं तो क्या आप इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या इस मैट्रिक्स ए की, जिसका ऑर्डर क्या है, देखो इसमें 4 रो हैं एंड 3 कॉलम है, 4/3 इसका ऑर्डर है, तो क्या आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आंसर दो। ना, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आंसर नो बताओ, मैम। क्यों नहीं कर सकते? मैम क्योंकि स्क्वायर बिकॉज ये मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी है, ठीक है, इसलिए हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक्लोन फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3 एंड 0 1 0 0 0 1। इसके बाद कौन सा ऑपरेशन लगाया आपने? क्योंकि अभी भी सारी की सारी रो में से ऐसी कोई भी रो नहीं आई है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो। इसके बाद आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया? मैं ये लगा रही हूँ, चलो मैं इसमें लगा रही हूँ ऑपरेशन, R3 में लगा रही हूँ, फिर वो लेकिन नॉन जीरो आ जाएगा, हाँ लेकिन उसके बाद फिर काम हमारा हो जाएगा। मैं R3 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 में नहीं, मैं R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, पहले R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 प्लस 2R3, R2 प्लस 2R3, ठीक है, मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 2 3, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, ठीक है, ये रहेगा, और यहाँ पे 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसके बाद आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, हम जो ये R2 रो है, R2 रो को मैं -3 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, R2 रो को -3 से डिवाइड करेंगे, R2 को -3 से डिवाइड कर देते हैं, तो -1/3 R2
दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 0 0 1 0 1 0 एंड लास्ट रो है 0 0 1। अब बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? अब ऑपरेशन आप लोग बताओ कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? देखो ये R2 में यहाँ पे 1 है एंड R4 में यहाँ 0 है। कौन सा ऑपरेशन? सुना नहीं बेटा। R4 minus R2। R2। हाँ तो हम R4 या R2 में से किसी भी एक में ऑपरेशन लगा लेते हैं, ठीक है? R4 में लगा लेते हैं। R4 में ऑपरेशन लगाएंगे R4 माइनस R2। R4 माइनस R2 तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। तो हमारी जो फोर्थ रो है कंप्लीटली 0 आ रही है, तो इट मींस जो हमारा B5 सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो स्पान चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि बेसिस होने के लिए पहले फर्स्ट कंडीशन उसने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेकंड हम फिर स्पान पे चेक करेंगे। दोनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो B5 भी हमारा बेसिस नहीं है। अब मैं एक चीज यहाँ से आप लोगों को इंटरेस्टिंग बता रही हूँ कि आप लोग एग्जाम में क्या, देखिए पहले हम लोगों को पूरी चीजें सीखनी जरूरी होती है, तब जाके हमें शॉर्टकट्स भी समझना। अब मैंने लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स इसमें इरेज कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने नोट करने चाहिए थे। मुझे जहां तक याद है जो B1 सेट मैंने लिखा हुआ था उसके पास में 2 वेक्टर थे, हाँ, या उसके पास में ओनली 0 वेक्टर था। उसके पास में 2 वेक्टर थे आई थिंक, उसमें एक हमने 0 वेक्टर को लिखा हुआ था और दूसरा 0 1 0 लिखा, ठीक है? लेकिन मैं उन एग्जाम्पल्स को लिख दे रही हूँ तभी आप लोगों को चीज समझ में आएगी। क्योंकि हमने डायमेंशन पढ़ी हुई है तो आप आगे से आप लोगों को वो एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। अब जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चलेगा उसकी हेल्प से। इसके बाद पहले मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बेसिस पढ़ाऊंगी, फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़नी है जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल शायद ये लिखा था B1 इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 0, इसी टाइप का था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिखा था B2 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड मैम B1 में भी 3 वेक्टर है। कोई बात नहीं बेटा, अभी ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है? आप लोगों को जो चीज मुझे समझानी है इससे काम चल जाएगा। एंड इस पे 1 1 0 लिखा था, 0 1 1 लिखा था एंड लास्ट 1 0 1 ले लेते हैं। चलो फिर अब मुझे बताओ कि B1 आपका बेसिस होगा या नहीं होगा? B1 बेसिस था या नहीं था? अभी के केस में अगर डिफरेंट भी है तो अभी बताओ B1 बेसिस होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में 0 वेक्टर है, ठीक है? दिस इज नॉट बेसिस। एंड B2 बेसिस है क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आया था और स्पान भी कर रहा था, ठीक है? हमने कल किया था लास्ट में, ये भी हमारा बेसिस आया था। B4 हमारा बेसिस नहीं आया क्योंकि इसके पास में ये लीनियर ये इंडिपेंडेंट है लेकिन स्पान नहीं कर रहा था, ठीक है? एंड B5 तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो इट मींस हमारा B1 बेसिस नहीं है, B4 भी नहीं है, B5 भी नहीं है। देखो B2 एंड B3 दो के दो हमारे बेसिस बना रहे थे। B2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वेक्टर है उसके पास में? देखो कितने वेक्टर है इसके पास में, B2 के पास में 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, 3 वेक्टर है। एंड सिमिलरली B3 के पास में भी 3 वेक्टर है, 1 2 एंड 3। तो दोनों के पास में, अब मैंने आप लोगों को डायमेंशन की डेफिनेशन बताई थी, डायमेंशन की डेफिनेशन याद है आप लोगों में से किसी को भी कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है? बेसिस के जस्ट बाद मैंने आप लोगों को डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस दिखाया था। Dimensions of V is equals to number of elements in its basis. इन इट्स बेसिस, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि जो वेक्टर स्पेस V यहाँ पे चल रहा था R3 उसकी डायमेंशन क्या होगी? 3, क्योंकि उसके पास में हमारे पास में B2 एंड B3 दो के दो उसके बेसिस आए हैं और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 3, ठीक है? तो हमारे अब इस एग्जांपल में हमारा जो वेक्टर स्पेस था वो था R3, ठीक है? तो हमारे इसके पास में डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V कितनी है? 3, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस है 3।
तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, मैं ये आप लोगों की थ्योरम में मैं प्रूफ भी करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखो कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। देखो जैसे B2 एंड B3 दो के दो बेसिस है, लेकिन दोनों के दोनों क्या आपस में इक्वल हैं? क्या सेट B2 इक्वल टू सेट B3 है हमारे पास में? मैंने कल आपको इक्वल एंड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट बताया था। क्या सेट B2 एंड B3 इक्वल हैं या इक्विवेलेंट है? हाँ, ये बताओ कि क्या सेट B2 एंड B3 इक्वल हैं या इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। क्या है? इक्वल है या ये इक्विवेलेंट है? क्या कहोगे आप लोग इनको? दिस टू सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट? मैम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके पास में तो 1 0 0 0 1 0 है, 0 0 1 है, जबकि B3 के पास में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है। लेकिन इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि दोनों में 3 एलिमेंट है। B2 एंड B5 को इक्विवेलेंट नहीं कह सकते क्योंकि B2 में 3 एलिमेंट है एंड B5 में 4 एलिमेंट है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो देखो आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस हमारे एक से ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि जो वेक्टर अभी का जो एग्जांपल है ये हम लोग थ्योरम में भी सीखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ समझो एग्जांपल से हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि थ्योरम याद करनी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन अगर आप लोगों को एग्जांपल समझ में आएंगे तो थ्योरम में भी प्रूफ आप लोगों को आसान लगेगा। इसलिए मैंने पहले एग्जांपल करवाया। ठीक है, तो एक ही थ्योरम भी हम आगे प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास में बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं। इनवेरिएंट यानी कि B2 एंड B3 दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनवेरिएंट है, वेरी नहीं कर रहे। B2 में भी 3 एलिमेंट है, B3 में भी 3 एलिमेंट है, लेकिन किसी भी वेक्टर स्पेस के एक से ज्यादा बेसिस पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हुए हैं, कोई इसके 2 ही बेसिस नहीं हो सकते, इसके इनफाइनेटली मैनी बेसिस हो सकते हैं। हम अगर कोई भी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ले लेंगे अगर R³ के, तो देखो अभी मैं जो भी एग्जांपल लिख रही हूँ मैं अपने मन से लिख रही हूँ, बिना बुक से देखे। तो अगर जब आप लोगों को ये चीज समझ में आएंगी, आप लोगों को एग्जांपल बनाने के लिए बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम खुद से बहुत सारे बेसिस बना सकते हैं, खुद से बहुत सारे वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। तो मेन आप लोगों ने ये समझना था यहाँ पे कि हमारे पास में जो, अब देखो यहाँ पे ये R की पावर क्या है? 3। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी आ रही है 3। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के पास में आपको मैं एग्जांपल देती R2 का, ओवर डिफाइंड सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसकी डायमेंशन आती 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इस केस में आती 2। और अगर मैं आपको वेक्टर स्पेस देती R डिफाइंड ओवर सेट R, मैंने ये R की पावर 1 वैसे लिखने का कोई सेंस नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे R की पावर 1। तो इस केस में जो इसकी डायमेंशन आती है वो आती है 1। ठीक है, और अगर वेक्टर स्पेस हमारे पास में सिमिलरली सपोज ये n टपल वाला अगर होता, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन आ जाती n। ठीक है, तो अब देखो आपको सीधे बिना कैलकुलेशन किए पता है कि जो हमारे पास में ये वेक्टर स्पेस V होता है इसकी डायमेंशन होती है 3। तो आप लोग जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसको बिना चेक किए आप लोग काट देते कि ये बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बेसिस, अगर ये इंडिपेंडेंट सेट होता भी तब भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, लेकिन बेसिस होने के लिए तो 3 एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड एग्जांपल पे आप लोग आते, इसके पास में 3 एलिमेंट है, तो आप लोग पहले इसकी इंडिपेंडेंसी चेक करते और ये इंडिपेंडेंट आ जाता तो स्पान, अगर ठीक है एग्जाम में अगर हमारा 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ अगर पूछा जाए कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोग में से अगर किसी ने एमएससी आईआईटी से करनी है तो आप लोग जेएम का एग्जाम दे सकते हो, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्योंकि एग्जाम तो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वहां पे सब्जेक्टिव नहीं है, तो आपने वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट दिखाना नहीं है ना, स्पान दिखाना है, आप लोगों ने तो बस बताना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो B2 के पास में 3 एलिमेंट है और ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो पक्का ये बेसिस होगा, क्योंकि जो हमारे पास में 3 एलिमेंट जो डायमेंशन आती है वेक्टर स्पेस की वो 3 आती है, तो पक्का ये सेट स्पान भी कर रहा होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। उसके बाद में सिमिलरली B3 के पास में 3 एलिमेंट है और सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो तब भी स्पान कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो करता ही करता है। ठीक है, अब B4 को भी आप लोग चेक कर दे, वो हमारे पास में, इसके पास में 2 एलिमेंट है, भले ही B4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लेकिन इसके पास में 2 एलिमेंट है, तो इसको भी आप चेक नहीं करते। एग्जाम में हमारे पास में टाइम कम होता है तो इसको भी आप सीधे काट देते, ये भी बेसिस नहीं बनाएगा। अब आप नेक्स्ट B5 को चेक करते, इसके पास में 1 2 3 एंड 4, इसके पास में 4 एलिमेंट है, इसको भी आप चेक नहीं करते, इसको आप सीधे काट देते। दिस कैन नेवर फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस R3। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस में 3 से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, 3 से कम भी नहीं हो सकते, 3 होने ही होने चाहिए, एलिमेंट जो भी हो वट एवर, लेकिन 3 एलिमेंट होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई?
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन इस चीज को आप लोग स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, थ्योरम्स भी करनी है हमें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, मैं पहले आप लोगों को उनके प्रूफ करवा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोग थ्योरम्स को रट अच्छे से देते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन नहीं सीखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सीखने ज्यादा जरूरी है थ्योरम के प्रूफ आने, और अगर आप लोग एप्लीकेशन सीखते हो तो मैथ्स कभी भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग समझ के पढ़ोगे तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में प्रूफ को लिख सकते हो। मैथ्स को समझ के पढ़ोगे तो मैथ्स को तो डेली रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार समझ के पढ़ लोगे वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पहले सब स्पेस की थ्योरम करा रही हूँ मैं आपको, एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थ्योरम है हमारी, let V is a vector space over field F. Let V is a vector space over field F. Over field F. And W1 and W2 are its subspaces. And W1 and W2 are its subspaces. ये सब स्पेस की एल्जेब्रा कहलाती है बेटा। वैसे एल्जेब्रा यानी कि जहां पे हम किसी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में स्टडी करते हैं, वो एल्जेब्रा होती है। ठीक है, अब लेकिन सेट के केस में ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें यूनियन एंड इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जो सेंस दो नंबर को जोड़ने का होता है, वही सेंस सेट के फॉर्म में यूनियन पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ना है कि अगर W1 एंड W2 दो सब स्पेसेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने पढ़ना है कि उनका यूनियन सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। फिर W1 प्लस W2 को देखना है। देखिए, आप लोगों के सिलेबस में एक और चीज है डायरेक्ट सम, तो मैं W1 प्लस W2 और डायरेक्ट सम और सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस में क्या डिफरेंस होता है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इंटरसेक्शन एंड यूनियन की थ्योरम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर इट्स सब स्पेसेस, तो इसमें हमारे पास में है देन प्रूव दैट W1 intersection W2 is also subspace of V. W1 intersection W2 is also subspace of V. ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे यूनियन के लिए। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, अगर आप लोगों को कंडीशन याद हो कि सब स्पेस दिखाने के लिए किस कंडीशन का हम यूज करते थे, तो बिल्कुल आसान प्रूफ है इसका। अब आप लोग मुझे पहले बताओ, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है डिफाइन ओवर फील्ड F एंड W इज एनी सबसेट ऑफ V। ठीक है, W अगर कोई सबसेट है हमारा V का, तो W हमारा सब स्पेस कब होता है? कोई मैंने दो थ्योरम्स आप लोगों को कराई थी, मैंने कहा था लेकिन एक को याद रखो जो बाद में वाली थ्योरम थी। उसमें हमारे पास में क्या थी? अगर हमारे पास में अल्फा एंड बीटा आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W एंड A एंड B आर एनी टू स्केलर्स यानी कि बिलोंग्स टू फील्ड F, तो अगर हमारे पास में A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा W में बिलोंग करता है, तो हम W को क्या बोलते हैं? सब स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और वैसे सब स्पेस की डेफिनेशन तो अपने आप में होती है कि अगर वो खुद अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस है तो वो सब स्पेस होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसने सबसेट होनी चाहिए, एंड इटसेल्फ अगर वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर सेम फील्ड F एंड विद रिस्पेक्ट टू सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो वेक्टर सब स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, तो इसके लिए हमें एक थ्योरम याद रखनी है, एक ये पॉइंट याद रखना है कि कोई भी अगर वेक्टर स्पेस दिया हुआ है उसका सब स्पेस हमें है कि नहीं है चेक करना है। तो उसके लिए हम बस इतना चेक करते हैं कि उस जो भी सबसेट है उसके दो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कोई दो एलिमेंट इसके दो स्केलर वैल्यूज ले लेते हैं और ये हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये W में बिलोंग करता है। अगर ये W में बिलोंग करता है तो सब स्पेस होता है, नहीं करता है तो सब स्पेस नहीं होता है। मैंने आज आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे
सब स्पेस के कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसको जब अप्लाई हम करते हैं तो वो हमें ज्यादा बाय हार्ट याद होती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कोई समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ, तो ये कंडीशन को याद रख के हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन याद है तो प्रूफ बहुत आसान है इसका। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है इस थ्योरम में वी वेक्टर स्पेस है बोला गया है और बोला गया है कि W1 एंड W2 इसके सब स्पेस है। सब स्पेस है तो पक्का वो वी के सबसेट तो रहे होंगे और दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी उसका सब स्पेस होगा, ये हमें दिखाना है। बेटा 1 मिनट के बाद दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, टाइम अप होने वाला है इसका। तो इस थ्योरम का प्रूफ तो हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, इसमें हमें गिवन है, किसी भी थ्योरम में पहले जो गिवन चीजें होती हैं हम उसको लिख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है कि V is a vector space, VF is a vector space. And given है W1 and W2 are subspaces. ठीक है, W1 and W2 are subspaces of V. Are subspaces of V. सबस्पेस हैं तो अंडरस्टूड है कि हमारा जो W1 है वो सबसेट होगा V का एंड ऑल्सो W2 विल ऑल्सो बी सबसेट ऑफ V। ठीक है, बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि W1 एंड W2 इसके सब स्पेसेस गिवन है। ये कहीं से नहीं लिखा है, बस जो थ्योरम में गिवन था उसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो W1 सब स्पेस है तो पक्का है कि W1 हमारा सबसेट होगा V का एंड W2 भी सबसेट होगा V का। तो अब आप बताओ कि अगर W1 सबसेट है V का, W2 भी V का सबसेट है, तो क्या जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो भी V का सबसेट होगा या नहीं होगा? W1 भी आपका V का सबसेट है, होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अगर हमें W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस दिखाना है तो उसमें सबसेट होना चाहिए, तभी तो हम सब स्पेस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट तो है, फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड मैथमेटिकल कंडीशन को हमने देखना है। ठीक है, इसको हमने सब स्पेस प्रूव करना है W1 इंटरसेक्शन W2 को। तो अब हम इसके दो एलिमेंट सपोज करेंगे अल्फा एंड बीटा, एनी वेक्टर सपोज करेंगे जो W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करते हैं और A एंड B दो स्केलर वैल्यूज लेंगे, फिर चेक करेंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसमें अब सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं A एंड B आर एनी टू स्केलर्स एंड A B बिलोंग्स टू स्केलर्स यानी कि बिलोंग्स टू फील्ड F। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती है, क्लास 11th में आप लोगों ने इंटरसेक्शन पढ़ा होगा। अगर अल्फा हमारा W1 में बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन की कुछ डेफिनेशन होती है, अगर अल्फा W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है तो क्या अल्फा W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा? दोनों में बिलोंग, दोनों में करेगा ना। लेकिन अगर ये यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 होता तो पॉसिबिलिटी थी कि अल्फा दोनों में से किसी एक में बिलोंग कर रहा होता। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन है तो इट मींस अल्फा दोनों में बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2 एंड यहाँ से इसकी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 है, तो सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। हमने कुछ नहीं करा है, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है। बेटा जो ये अलजेब्रा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोगों ने ग्रुप रिंग पढ़ा होगा, इन सारी चीजों में अगर 1 + 0 1 होता है तो ये भी अगर आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे साइड में तब आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हमें भले ही पता है कि हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाई है, तो अगर आप लोग साइड में लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग लिख दोगे बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखो यहाँ मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू W1 है एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 है।
सिंस अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 है एंड A एंड B दो स्केलर्स हैं, यहाँ पे ये हमने लिखे हुए हैं, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज दैट A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा बिलोंग करना चाहिए W1 में। क्या लिख सकती हूँ मैं ऐसा? मैम क्यों? रीजन बताओ, किसकी हेल्प से मैंने इसको ये लिखा, किस डेफिनेशन से लिखा? बिकॉज W1 इज सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, आप ये बोलो किसकी डेफिनेशन से लिखा? सिंस W1 इज सब Yes, ma'am. स्पेस ऑफ V। Since W1 is subspace of vector space V. Subspace of V. अब सिमिलरली दूसरे के लिए भी लिख लेते हैं। And alpha belongs to W2, beta belongs to W2. This implies that, देखो ये यहाँ से लिखा है, अल्फा W2 में बिलोंग कर रहा है एंड बीटा भी W2 में बिलोंग कर रहा है, तो दिस implies that similarly we can write A alpha plus B beta also belongs to W2। यहाँ पे भी आप लोग सेम रीजन लिखोगे, since W2 is subspace of V। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ, हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको वैसे अगर मैं कुछ इक्वेशन लिख लेती ज्यादा अच्छा था। जो ये एलिमेंट है ये W1 में भी बिलोंग कर रहा है, जो ये एलिमेंट है ये W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, आप लोग इनको इक्वेशन लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग इसको इक्वेशन 1 लिख लेना, इसको इक्वेशन 2 लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बाय कंबाइंडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइंडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2। तो हमारे पास में कोई एलिमेंट W1 में भी बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो वी कैन से जो ये एलिमेंट है A अल्फा प्लस B बीटा, दिस मस्ट बिलोंग्स टू इट्स इंटरसेक्शन। कह सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास में A अल्फा प्लस B बीटा W1 में भी बिलोंग कर रहा है, A अल्फा प्लस B बीटा W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि A अल्फा प्लस B बीटा विल आल्सो बिलोंग्स टू इट्स इंटरसेक्शन। ये अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिखा है, by definition of intersection, by definition of intersection। अब ये मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुकी थी कि अगर W1 इंटरसेक्शन W2 को हमने सब स्पेस प्रूफ करना है, तो इक्वेशन हमारे पास में लास्ट पेज पे पहले से हमारे पास में ये था कि इसको इक्वेशन 1 लिखा है, तो आप लोग उनको सेकंड एंड थर्ड लिख सकते हो। ठीक है, हमारे पास में W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट है V का, एंड सेकेंडली हमने प्रूफ कर दिया है कि हमने अल्फा एंड बीटा कोई दो एलिमेंट कंसीडर करे थे इंटरसेक्शन के, अल्फा एलिमेंट सपोज किया था यहाँ से, बीटा भी सपोज किया था, दो स्केलर सपोज करे थे, एंड फाइनली वी हैव प्रूव्ड A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, दिस implies that W1 intersection W2 is subspace of V। This implies that W1 intersection W2 is subspace of V, is subspace of V। इस प्रूफ में अगर कहीं पे आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम यूनियन की थ्योरम कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी की आवाज नहीं आ रही, तो इसका मैं ये मान ले रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए तो हमने पढ़ लिया कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, W1 एंड W2 आर इट्स सब स्पेसेस, तो इसका इंटरसेक्शन भी हमारा सब स्पेस था। नेक्स्ट है हमारी यूनियन के लिए। अब यूनियन के लिए मैं आप लोगों को रिमार्क करके लिखा रही हूँ, इसमें लिखना इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, सीधे लिख ले रही हूँ, इफ VF इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस and W1 and W2 are its subspaces, and W1 and W2 are its subspaces, its subspaces are its subspaces, then W1 union W2 need not be subspace of V, need not be a subspace of V, सबस्पेस ऑफ V। अब मैं इसके लिए आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी, तो आप लोगों को ये रिजल्ट समझ में आ जाएगा, need not be a subspace of V।
ठीक है। नीड नॉट का मीनिंग ये होता है कि कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, कब होता है वो कंडीशन हम लोग पहले एग्जांपल करेंगे, तो आप लोग कंडीशन खुद से बता दोगे। तो इसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ मैं, अगेन एग्जांपल आर क्यूब का ले रही हूँ मैं। हर जगह पे एग्जांपल आर क्यूब का इसलिए ले रही हूँ कि आप लोग को एक ही स्पेस में काम कराऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं है कि आर क्यूब से ही क्वेश्चन आने वाला है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो v इक्वल टू आर क्यूब सपोज कर लिया, इसका कोई मैं सब स्पेस W1 ले रही हूँ, 0 0 0 एंड एक एलिमेंट कंसिडर कर दे रही हूँ 1 0 0। ठीक है, अब आप लोगों ने बताना है कि W1 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। दूसरा मैं कंसिडर कर रही हूँ, आसान से एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए चेक करना भी आसान है। एंड दूसरा एलिमेंट इसका सपोज कर रही हूँ 0 1 0। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या W1 सब स्पेस है V का। सब स्पेस कैसे चेक किया जाता है, आप लोग W1 के कोई दो वेक्टर सपोज करोगे, A अल्फा प्लस B बीटा को देखोगे कि क्या वो अगेन हमारा W1 में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, अच्छा W1 को मैं ये नहीं लिख सकती, मैं ये लिख सकती हूँ कि W1 में सिर्फ दो एलिमेंट जो क्या होंगे, इनकी हेल्प से जनरेट हो रहा है, ये लिखना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। W1 इज जनरेटेड बाय, अगर ये इसका मैं लीनियर स्पान लिख दूं तो उससे काम चल जाएगा। लीनियर स्पान यानी कि W1 के एलिमेंट के अंदर वो एलिमेंट हैं जो इन दो वेक्टर की हेल्प से जनरेट होंगे। लीनियर स्पान का मीनिंग आप लोगों को पता है, W2 के अंदर अगेन वो एलिमेंट है जो इन दोनों की हेल्प से जनरेट होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चेक करना है कि W1 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो फटाफट मैं बता रही हूँ। आप लोग अगर अल्फा को अगर हम ले लेंगे 0 0 0 एंड बीटा को ले लेते हैं 1 0 0, हम A अल्फा प्लस B बीटा को चेक करेंगे। ठीक है, तो A अल्फा प्लस B टाइम्स बीटा, तो ये हमारे पास में A अल्फा आ गया 0 0 0, क्योंकि A से 0 0 0 को मल्टीप्लाई करके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B 0 0, तो ये हमारे पास में आ गया B, ऐड करेंगे तो B 0 0। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये एलिमेंट W1 में बिलोंग करेगा। W1 में ऐसे एलिमेंट हैं जो इन दोनों की हेल्प से जनरेट होंगे, ये 0 0 0 एंड 1 0 0 की हेल्प से जो जनरेट होंगे। ठीक है, तो अगर आप 1 0 0 को B से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही स्टेप का एलिमेंट तो आ जाएगा B 0 0 टाइप का। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा समझना है ना, मैं इसको W1 के लिए समझा रही हूँ, W2 के लिए लेकिन डायरेक्ट लिखूंगी। ठीक है, W1 की अगर लीनियर स्पान वो तो रोस्टर फॉर्म में था, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो W1 के अंदर ऐसे एलिमेंट आते। आप लोग पहले इसको पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि लीनियर स्पान का मीनिंग लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम लिखते हैं उसको, इसके अंदर B 0 0 टाइप की एलिमेंट है, सच दैट B बिलोंग्स टू R, सच दैट B इज एनी रियल नंबर। ठीक है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है। तो जब आप A अल्फा प्लस B बीटा करोगे तो आपको हमेशा ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि पहला वेक्टर तो हमारे पास में ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, दूसरा वेक्टर ऐसा है जिसका एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो उन दोनों को आपस में ऐड करके हमेशा ही ऐसे ही एलिमेंट मिलने वाले हैं। या हो सकता है कि आप लोग अगर इसी टाइप के एलिमेंट को आपस में ऐड करो, कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो लो 1 0 0 लोगे, और दूसरा एलिमेंट अगर आप 3 0 0 0 लोगे। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पे नॉन जीरो सपोज नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, W1 के पास में वो है ही नहीं, तो हम कहाँ से सपोज करें। इनको ऐड करेंगे तो अगेन हमें ऐसे ही एलिमेंट मिलेंगे जिसमें सेकेंड एंड थर्ड टपल अगेन 0 आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में A अल्फा प्लस B बीटा जब आप लोग चेक करोगे तो ये ऑलवेज W1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, खुद से चेक करके हमको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। फिर कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पूछा करो। ठीक है, तो हमारे पास में जो W1 मैंने लिखा हुआ है, दिस इज सब स्पेस ऑफ V। W2 भी सिमिलरली हम चेक करेंगे, जैसे मैंने इसके लिए आपको बताया, W2 इज अगेन सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 तो हमने थ्योरम से भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं W1 इंटरसेक्शन W2, तो वो क्या आएगा आप लोग बताना। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी आप लोग मुझे बताओ, दो सेट का, हाँ लीनियर स्पान की फॉर्म में ही बताना। सिंपली ये लीनियर स्पान से कंफ्यूज मत हो, सिंपल अगर सपोज करो कि W1 कोई सेट है, W2 कोई सेट है, आपने मुझे लीनियर स्पान बताना है। ठीक है, और W1 यूनियन W2 अगर मैं पूछूं, W1 यूनियन W2, तो बताओ दो सेट का इंटरसेक्शन, इसके पास में भी 0 0 वेक्टर है, इसके पास में भी 0 वेक्टर है, तो इंटरसेक्शन तो आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, इंटरसेक्शन में आएगा ये, और यूनियन में क्या आएगा बताओ। यूनियन आप लोग बताओगे, इंटरसेक्शन मैंने लिख दिया, यूनियन आप बताओ। 0
0 0 मैम 0 0 0 0 है 1 0 0 0 1 1 0 0 0 and 0 1 0. एंड 0 1 0, यानी कि सारे एलिमेंट्स आ ठीक। जाएंगे यूनियन में। अब आप लोगों ने बताना है कि क्या W1 यूनियन W2 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने ऊपर काम किया था ना, मैं अब इसमें मैं समझा दे रही हूँ अभी आपको, क्योंकि आपके लिए नया है तो कैसे ये सब स्पेस नहीं है। देखो ये हमारा था 0 1 0। अगर हमने चेक करना है कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, W1 यूनियन W2, तो अल्फा सपोज कर ले रही हूँ मैं, अल्फा सपोज कर रही हूँ 1 0 0 को, एंड बीटा सपोज कर रही हूँ 0 1 0 को, बीटा सपोज कर रही हूँ 0 1 0। ये लास्ट एग्जाम्पल का था, इससे कंफ्यूज मत होना। और अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगर ए की वैल्यू को सपोज कर रही हूँ 2 एंड बी की वैल्यू को सपोज कर रही हूँ 3, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए और बी तो कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो बताओ कि ए अल्फा हमारे पास में आ जाएगा, ए को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा को तो 2 0 0, एंड बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 0, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 0. हाँ 2 3 0 आएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 0। देखिए W2 के अंदर तो ऐसे एलिमेंट है ही नहीं कि जिसका फर्स्ट टपल भी नॉन जीरो हो और सेकंड टपल भी नॉन जीरो हो, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट टपल भी नॉन जीरो है, सेकंड भी नॉन जीरो है, एंड थर्ड टपल जीरो है। जबकि W1 यूनियन W2 के पास में तो ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें जीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। माउस कहाँ चला गया, ठीक है। ये है हमारे पास में, ऐसा भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है कि फर्स्ट टपल नॉन जीरो हो, बाकी के 2 जीरो हो, और फर्स्ट जीरो हो, सेकंड नॉन जीरो हो, थर्ड जीरो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 0 बन जाएगा ना। ये नहीं है कि ये ऑलवेज 1 ही रहने वाला है, क्योंकि हम लीनियर स्पान के केस में उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे समझना है कि W1 यूनियन W2 के पास में ऐसे एलिमेंट है जिसका फर्स्ट टपल नॉन जीरो है, सेकंड जीरो है, थर्ड जीरो है, और ऐसे भी हैं जिसका फर्स्ट जीरो है, सेकंड नॉन जीरो है, एंड थर्ड जीरो। देखिए ऐसे तो है ही नहीं कि फर्स्ट भी नॉन जीरो हो, सेकंड भी नॉन जीरो हो और थर्ड जीरो, ठीक है। तो इट मींस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो इसलिए हमारे पास में जो यूनियन है वो ऑलवेज सब स्पेस नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है। देखो कब वो सब स्पेस होगा ना, अगर मैं सपोज यहाँ पे W2 को लिखती, मैं इसी वाले एग्जाम्पल में एक चीज ऐड कर रही हूँ क्योंकि नीड नॉट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा लिखती कि देन W1 W1 यूनियन W2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ विनिटी। नॉट और नीड नॉट में क्या डिफरेंस है, इसको समझाने के लिए मैं इसमें एक चीज ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जो W2 है, W2 को मैं लिख दे रही हूँ 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0, ठीक है, ये आएगा। तो अब हमारा W1 यूनियन W2 में भी कुछ एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। W1 यूनियन W2 में अब हमारे पास में क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा, 1 0 0 तो पहले से भी था हमारे पास में, 0 1 0 भी था, अब हमारे पास में आ जाएगा 0 1 0 आ जाएगा, 0 1 0। अब हमारे पास में आ जाएगा 0 0 0 1 आ जाएगा इसमें यूनियन में 0 0 1। अब जो एग्जांपल लास्ट में हमने किया था ना, ये आप लोगों को भी याद होगा, अभी अभी जस्ट किया, वो एलिमेंट आया था 2 3 0। तो इस W1 यूनियन W2 में 2 3 0, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो दिख ही नहीं रहा 2 3 0, लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, हम इसके लीनियर स्पान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 0 आप कैसे जनरेट कर सकते हो, देखो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और आपस में ऐड करोगे तो 2 3 0 जनरेट हो जाएगा ना। अगर आप लोग जो W1 यूनियन W2 में एलिमेंट्स आए हैं, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और फोर्थ को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि फोर्थ में हमें नॉन जीरो एलिमेंट ही अभी चाहिए, तो हमारे पास में 2 3 0 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2 4 6 क्या W1 यूनियन W2 में बिलोंग करता है,
तो 2 4 6 आप लोग कैसे निकालोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 4 6 भी यहाँ बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग और 2 4 6 के लिए हम कैसे, वही ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन आप लोगों ने लेनी है। तो अभी इस केस में जो W1 यूनियन W2 है ना, वो हमारा सब स्पेस आता है। अब अभी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग है, अदरवाइज आप लोग मुझे आंसर देते कि जो W1 यूनियन W2 है, इसका जो लीनियर स्पान अगर हम करेंगे तो ये हमारा पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देता है। ये हमारा VR के ही इक्वल आता है। अब धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी, अभी स्टार्टिंग है तो अभी से इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन W1 यूनियन W2 यहाँ पे सब स्पेस है, और जबकि लास्ट एग्जांपल में W1 यूनियन W2 सब स्पेस नहीं था। तो अब कंडीशन आप लोगों ने बतानी है कि पहले अभी वाले में ऐसी कौन सी कंडीशन है कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस बन रहा है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये W1 है और ये W2 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आप लोग मुझे चेक करके बताओ। W1 एंड W2 के बीच में कुछ रिलेशन है, दोनों में से कोई किसी का सबसेट या सुपरसेट है। कौन किसका सबसेट है W1 एंड W2 में से? मैम W1 सबसेट ऑफ W2, W1 W2 सबसेट है is superset. W2 का। ठीक है, तो इट मींस यूनियन के केस में हमसे अगर कोई पूछेगा कि दो सब स्पेस का यूनियन कब एक सब स्पेस होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? अगर हमारे पास में V कोई वेक्टर स्पेस है एंड W1 एंड W2 उसके सब स्पेस हैं, तो उनका यूनियन सब स्पेस तब होता है जब वन ऑफ द सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अनदर। देखो W1 पूरा का पूरा कंटेन है ना W2 में, है ना, कंटेन होने का मीनिंग यही सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग बुक से जब पढ़ोगे उसमें आप लोगों को मिलेगा कि यूनियन के केस में W1 यूनियन W2 सब स्पेस होता है इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द सब स्पेस इज कंटेन्ड इन अनदर सब स्पेस। ठीक है, तो हम लोग याद तो रख लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम्पल पढ़ोगे फिर उस चीज को पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए चीजें याद रखनी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट इसकी कंडीशन दिखा दे रही हूँ कि कब यूनियन सब स्पेस होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग लिख लेना। If VF is a vector space, if VF is a vector space and W1 and W2 are its subspaces, and W1 and W2 are its subspaces, then W1 union W2 will be subspace of V, if and only if, इसको हम IFF भी लिखते हैं, if and only if one of the subspace is contained in another subspace. If one of the subspace is contained in another subspace, is contained in another subspace, is contained in another subspace. इसी चीज को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, दैट इज या तो W1 हमारा सब कंटेन हो W2 में, या W2 कंटेन हो W1 में। दोनों में से कोई भी एक चीज हो, हमारा वो सब स्पेस हो जाता है। या W1 कंटेन हो W2 में, या W2 कंटेन हो W1 में। आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इस केस में होगा क्या ना, अगर पहली वाली कंडीशन होगी, लिखना बस यहाँ तक है, मैं समझा दे रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर सपोज कभी इस चीज का अगर आपको प्रूफ के लिए बोला जाए, अब जब आप लोग W1 यूनियन W2 इस केस में करोगे तो क्या आएगा बताओ, और जब इस केस में आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा ये बताओ। यहाँ पे देखो W1 पूरा का पूरा सबसेट है W2 का, तो आप इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो क्या आएगा, W1 यूनियन W2 W2 आएगा, बिल्कुल सही है। एंड इस केस में W1 आएगा। तो ये W2 एंड W2 तो गिवन है अगेन, ये W2 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि W2 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में W1 यूनियन W2 ऑटोमेटिकली सब स्पेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे W1 सब स्पेस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में W1 यूनियन W2 अगेन सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछो।